साथियों, जैसा मेरा आपसे एक वादा था कि यदि आप बीपीएससी टीआरई 4.0 में हिंदी विषय को लेकर प्रिपेयर होंगे इस बार एग्जाम में, तो जैसा आप सभी को पता है कि मेरा भी इस बार टीआरई 3.0 में हिंदी विषय को ही लेकर मेरा चयन हुआ है। तो मैंने खुद अपने पिछले अनुभव से यही देखा कि 10 से 12 टॉपिक ऐसे होते हैं कि जिन पे बच्चों का ध्यान नहीं जाता और एग्जाम में बैठते हैं और आसानी से 20 से 25 नंबर कट ऑफ से बाहर हो जाते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों का मैं ध्यान रखते हुए वही 10 से 12 टॉपिक में कवर कराने की कोशिश करूंगा, जो हर दिन लगभग 20 मिनट क्लास में वो चीज़ें कवर हो जाएगा, जिससे आपका जो 10 से 20-25 नंबर से आप कट ऑफ से बाहर या आगे पीछे होते हैं, उसमें आपको बहुत ही सुविधा महसूस। तो मैं बहुत ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा, मुश्किल से 20-25 मिनट पर डे लूँगा और इसमें ही आपका सारे प्रश्नों का जवाब जो भी 20 से 10 से 12 इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, मैं सारा कवर कराते हुए कोशिश करूँगा। हालाँकि मैंने अभी तक पढ़ा क्या दिया है, तो अभी तक हमने पूरा गद्यांश पढ़ा दिया है, जिसमें मैंने कम से कम 3 से 4 गद्यांश करने का जो ट्रिक होता है, मैंने उसको बता दिया कि किस तरीके से चीज़ों को हम करते हैं गद्यांश में। उसके बाद फिर हमने पढ़ाया था पत्र लेखन, इसको भी जो 2 प्रश्न आते हैं, इसको भी मैंने करा दिया है। इसके बाद ये टीआई 3.0 में इसमें प्रश्न आए थे। अब जो प्रश्न आए थे तो किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा था कि यह किस चैप्टर से आ गया या किस तरीके का प्रश्न है, बिल्कुल नया-नया सा लग रहा था। वैसे मैंने काव्य गुण की 2 क्लास करवा दी, बिल्कुल एमसीक्यू के साथ डिटेल एनालिसिस करवा दिया था, मुश्किल से 20 से 25 मिनट में। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो वाक्य से लेकर रहना, किसको लेकर रहने वाला है? वाक्य से को लेकर रहने वाला है। तो एक पहला जैसे ये प्रश्न है कि फिजूल खर्ची करना बुरी आदत है। इसमें समानार्थी चुनिए जो रेखांकित शब्द है। रेखांकित शब्द है कहाँ? यानी ये जो लाइन खींचा गया यहाँ से यहाँ तक, फिजूल खर्ची करना, इसको जो है हम जो है इसका समानार्थी शब्द क्या है? फिजूल खर्ची करने का अर्थ क्या होता है? इसको अपव्यय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजूल खर्ची करना मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा पैसा बर्बाद करना। तो मित मतलब होता है कम, मित व्यय कम खर्च करना, ये तो हो नहीं सकता। परिव्यय होता है दूसरे के लिए खर्च करना, ये तो होगा नहीं। फिजूल खर्ची करना यानी अपने लिए ही खर्चा करना, लेकिन ज्यादा से ज्यादा खर्चा करना, तो यानी हो जाएगा इसका ऑप्शन अपव्ययी ना। अब सोचेगा सर ये तो समानार्थी से संबंधित प्रश्न नहीं, ये वाक्य एक दिया है लंबा सा, इसी वाक्य के अंदर दे, तो ये वाक्य से ही संबंधित प्रश्न, यही हमको एक चीज पहचानना जरूरी है। ऐसे यदि हम बात करेंगे जैसे कि क्या होते हैं, कुछ थोड़ा समझा लेते हैं। अब ये जो समानार्थी शब्द होते हैं, ऐसे वाक्य एक लंबा सा देंगे, एक लंबा सा वाक्य रहेगा, इसी वाक्य के अंतर्निहित करके किसी एक छोटा सा ऐसे अंडरलाइन कर देगा, बोल देगा इसी का समानार्थी शब्द बताइए। तो डायरेक्ट आपसे बच्चे नहीं लेंगे कि आपसे कोई समानार्थी शब्द ऐसे पूछेगा बताइए जिसके समान कोई दूसरा ना हो, इसका समानार्थी शब्द क्या होगा, ऐसा नहीं। एक लंबा सा वाक्य देगा और ये वाक्य जो होगा ये कोई एक लंबा सा पैसेज भी दे सकता है और उस पैसेज के अंदर अंडरलाइन दे दे। तो मैंने इसलिए ये प्रश्न को लाया कि आप कहीं पैसेज में कोई एक अंडरलाइन दे दें और उसका कोई समानार्थी शब्द पूछ लें, तो आप कंफ्यूज ना हो कि यार ये कैसे समानार्थी शब्द, इसलिए मैंने ये पहला वाक्य से संबंधित यही प्रश्न उठाया था। कुछ चीजें याद रख लेना जरूरी है। समानार्थी शब्द क्या होता है कि कम से कम शब्दों में अधिकाधिक अर्थ को प्रकट करना। समझिए थोड़ा सा क्या होता है इसका, समझिए समानार्थी शब्द क्या होता है थोड़ा सा, कि कम से कम शब्दों में अधिकाधिक अर्थ को प्रकट करना एक कला है जो कि एक अच्छी रचना के लिए आवश्यक है। जैसे कि अब आपको लिखना है कि जिसके समान कोई दूसरा न हो, कोई आप कहानी लिख रहे हैं, कविता लिख रहे हैं, अब उसके जगह एक छोटा सा शब्द वहां पे लिख दिया अद्वितीय। अब इस पूरे इतने लंबे से लाइन की जगह एक छोटा सा शब्द आपके लिए काम कर गया, क्योंकि अद्वितीय का अर्थ ही होता है जिसके समान कोई दूसरा न हो। तो आप अधिक से अधिक अर्थों कम से कम शब्द, यानी कम से कम शब्दों को इतना बड़ा शब्द की जगह पे अर्थ अर्थ प्रयोग करने के लिए या अर्थ प्रकट करने के लिए छोटा सा शब्द का प्रयोग करना ही ये अच्छी रचना के लिए बड़ी आवश्यक होती है। ऐसे शब्दों के प्रयोग से वाक्य रचना में क्या होती है? संक्षिप्तता आती है, वाक्य छोटा सा हो जाता है और सुंदर लगता है सुनने में, और थोड़ा सा गंभीरता आती है वाक्य में। तो ये होता है, इससे फायदा होता है। अब थोड़ा सा हम जानेंगे, कुछ चीजें याद रख लेना कि ये इस तरीके समानार्थी शब्द आप थोड़ा सा एक बार अपने आज खोलिएगा यूनिवर्सल पब्लिकेशन की बुक, और उसमें जितना भी समानार्थी शब्द है, एक से अधिक वाक्य शब्दों का, और उसको एक बार अच्छे से आप देख लेंगे, बस रटना नहीं होगा, देख लेंगे। जैसे कि ये ऐसे ऐसे प्रश्न दिए होंगे, जिसके समान कोई दूसरा न हो उसे अद्वितीय बोलेंगे, धन की इच्छा रखने वाला उसे धनिक्षु बोलेंगे, जिसका कोई आसरा न हो निराश्रित और शोभा देने वाला शोभनी। ठीक, तो इस तरीके से चीजों, अच्छा हाँ, इसको याद करने का थोड़ा सा तरीका होता है। जैसे कि अब धनिक्षु है, तो इसको अगर हम संधि विच्छेद करेंगे क्या हो जाएगा? धन, धन,
इच्छु यानी हो जाएगा, इच्छु मतलब इच्छा रखने वाला, धन मतलब धन का, तो धन का इच्छा रखने वाला। तो इस तरीके से आप जो है इसका संधि विच्छेद करके, इसको तोड़ करके इन शब्दों को आप आसानी से, निर्धन आश्रित, निर मतलब कि निर मतलब निर का शब्द होता है न शब्द के लिए प्रयोग होता है, निर आश्रित यानी जिसका आश्रय न हो यानी जिसका कोई आश्रय ना हो, जिसका कोई आसरा ना हो, तो निराश्रित हो जाएगा। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा शब्दों को यदि तोड़कर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल से आपको 1 घंटा में जितना भी असमानार्थी शब्द होगा आराम से याद हो जाएगा। तो ये आपकी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। ऐसे थोड़ा सा आपको याद रखना जरूरी है कि मितव्ययी का अर्थ होता है कम खर्च करने वाला। क्या होता है? कम खर्च करने वाला। और अपव्ययी का अर्थ होता है आवश्यकता से अधिक खर्च किया गया हो। तो मित का अर्थ होता है कम और अप का होता था आवश्यकता से अधिक खर्च किया गया। फिजूल खर्च करने का अर्थ क्या होता है? फिजूल मतलब ज्यादा खर्च करना, तो आवश्यकता से अधिक खर्च किया। परिव्यय होता दूसरे वस्तुओं के निर्माण के लिए, यानी किसी वस्तु के निर्माण या उत्पादन में होने वाला व्यय हो जाता है, परिव्यय होता है। इस तरह की चीजें आपको समझ लेना। अब अगला इस तरीके का प्रश्न आता है। अब आप सोचेंगे सर ये वाक्य के जो ये प्रश्न होते हैं, आप देख लीजिएगा टीआरई 2.0 में 2 से 3 प्रश्न आए थे, 2 से 3 प्रश्न आए थे और जो बिल्कुल ही कंफ्यूजनिंग में था, यानी इतना ज्यादा उसमें संशय था कि सर ये ऑप्शन होगा कि ये ऑप्शन होगा। और ये वाक्य संबंधित प्रश्न जो बच्चे ढेर सारा अभ्यास भी करके गए थे, वो भी इसको गलत करके चले आए थे। इतना ज्यादा क्लोज ऑप्शन दे दिया था कि पूछो ही नहीं। तो ये वाक्य तो आपको समझ लेना है कि अगर हम करें, अगर समझेंगे कि रचना की दृष्टि से अगर देखेंगे, रचना की दृष्टि से तो 3 तरीके के वाक्य होते हैं। पहला आपका हो जाएगा सरल वाक्य, दूसरा आपका हो जाएगा संयुक्त वाक्य, क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। और तीसरा होता है मिश्रित वाक्य। क्या होता है? मिश्रित वाक्य। ये याद रख लीजिए कि अगर संरचना की दृष्टि से पूछे, संरचना की दृष्टि से, तो वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। वैसे अगर अर्थ की दृष्टि से पूछेंगे तो वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। तो संरचना की दृष्टि से जो वाक्य होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। अब इन्हीं तीनों में से कोई एक उदाहरण दे देगा, एक अच्छा सा वाक्य दे देगा, बोलेगा बताइए सरल वाक्य है कि संयुक्त वाक्य है कि मिश्रित वाक्य है। तो इस तरीके से जो है, या 4 उदाहरण दे देगा, बोलेगा इसमें से मिश्रित वाक्य कौन है। तो इस तरीके की चीजें पूछेगी, बिल्कुल ही कंफ्यूजन। और ये पक्का है कि आपको 2 से 3 प्रश्न आना है और आप पक्का इसे गलत करके आएंगे। तो इसको एकदम बिल्कुल सावधानी से चीजों को ट्रिक समझें कि किस तरीके की चीजों को इसको करेंगे, इसको ट्रिक को समझने की कोशिश करिएगा। जैसे आगे कि इसमें से बताइए संयुक्त वाक्य क्या है। संयुक्त वाक्य क्या है? इसमें पहला ऑप्शन है कि तुमने लिखा था कि तुम कल पहुंच रहे हो, ये पहला वाक्य है। राजस्थान में ठंड होती है, ये दूसरा वाक्य। इसमें संयुक्त वाक्य पहचानना है। यह तो ठीक वैसा ही है जैसा तुमने बताया था, चाहे पहले प्रश्न लिखे अथवा उदाहरण। अब इसका ऑप्शन ये होगा, क्यों ऑप्शन ये होगा, थोड़ा सा हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, इसका थ्योरी पढ़ने की कोशिश करेंगे कि भैया संयुक्त वाक्य होता क्या है। तो जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र साधारण वाक्य या प्रधान उपवाक्य ना, अधिक से अधिक स्वतंत्र साधारण वाक्य या प्रधान उपवाक्य उपस्थित हो। देखिए अब ये होते क्या है, देखिए इसमें अगर हम बात करेंगे, इसमें ये आपका मुख्य वाक्य हो, चाहे प्रश्न लिखें, ये आपका क्या हो गया? मुख्य वाक्य हो गया। ये आपका क्या हो गया? मुख्य वाक्य हो गया। इसी के बारे में बातें हो रही है। अथवा उदाहरण लिखें, अब ये जो है ये आपका क्या है? उपवाक्य। ये उपवाक्य है और ये आपका क्या है? मुख्य वाक्य। इसे उपवाक्य भी बोलते हैं या साधारण वाक्य बोलते हैं। तो संयुक्त वाक्य में एक मुख्य वाक्य होता है और बाकी सभी इस पे क्या होते हैं? इसके उपवाक्य होते हैं। इस पे आश्रित नहीं होते हैं, लेकिन इस पे उपवाक्य होते हैं या एक और वाक्य हो जाएंगे, ऐसे साधारण वाक्य भी हम बोल सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि भैया जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र या साधारण वाक्य या प्रधान उपवाक्य उपस्थित होते हैं, उस वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसमें पहचानना क्या है? तो पहचानने की एक ट्रिक याद रखिए, इसमें और या अथवा ये सभी शब्दों का प्रयोग होता है। और या अथवा, जैसे इसमें देखेंगे तो इसमें लिखा क्या है कि चाहे पहले प्रश्न लिखें अथवा, यहाँ पे यही ध्यान देना, अथवा उदाहरण। तो जहां भी अथवा या और शब्द का प्रयोग आए, याद रखिए जहां भी अथवा और शब्द का प्रयोग आए तो हमारा क्या हो जाएगा? आप सीधा आंख बंद करके क्या लगा देंगे कि हमारा संयुक्त वाक्य। ये कुछ ट्रिक्स होते हैं कि एग्जाम में आपको जो है चीजों का एनालिसिस नहीं करना है, बस आपको कुछ ट्रिक्स याद रखना है और उसी के आधार पर यदि कोई दे दी तो आपको याद रखना है भाई संयुक्त वाक्य में अथवा या और होता है। कहीं भी अथवा या और दिख जाए, यहाँ पे कहीं बीच में दिखा नहीं दिखा, यहाँ कहीं दिखा नहीं दिखा, यहाँ कहीं दिखा नहीं दिखा, यहाँ पे दिखा, खट से इसको संयुक्त वाक्य में हम मार देंगे। तो ये कुछ ट्रिक्स होते हैं, आपको याद रखना है। ठीक, अब संयुक्त वाक्य आपको थोड़ा समझना है कि कैसे थोड़ा सा अंतर रखते हैं संयुक्त वाक्य और सरल वाक्य में। तो संयुक्त वाक्य क्या होते हैं कि उन वाक्यों को कहा जाता है जिनमें 2 या 10 से अधिक प्रधान उपवाक्य होते हैं और वे वाक्य संयुक्त। जैसे कि आकाश ने बहुत मेहनत की,
लेकिन परीक्षा में सफल नहीं हो पाया। अब इसमें देखिए, इसमें और या अथवा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया और फिर भी संयुक्त वाक्य है, तो एक ट्रिक याद रखिए कि या तो और या अथवा का प्रयोग होगा, और या अथवा का प्रयोग होगा, या तो एक या एक से अधिक उपवाक्य देगी। जैसे इसमें होगा, इसमें और या अथवा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, तो कैसे पहचानेंगे? तो यदि या और या अथवा शब्द का प्रयोग है तो आसानी से पहचानेंगे कि हमारा संयुक्त वाक्य है। और जैसे इसमें क्या है कि इसमें और या अथवा शब्द का प्रयोग ही नहीं किया गया, तो इसमें क्या करेंगे, पहचानेंगे, आकाश ने बहुत मेहनत की। चलिए, एक वाक्य हमारा ये हो गया। अब आकाश के बारे में दूसरी क्या कहा जा रहा है, लेकिन परीक्षा में सफल नहीं हुआ। लेकिन परीक्षा, अब देखिए ये एक अलग स्वतंत्र वाक्य लग रहा है, एक एक अलग ये वाक्य लग रहा है और ये एक अलग वाक्य लग रहा है। याद रखिए, ये एक अलग वाक्य लग रहा है और ये बिल्कुल एक अलग वाक्य लग रहा है। तो देखेंगे कि ये बिल्कुल ये हमारा उपवाक्य, हमारा प्रधान वाक्य है। तो जब दो अलग अलग वाक्य किसी एक चीज से जोड़ा गया, लेकिन या अथवा और से, तो हम बोलेंगे कि सर ये हमारा सही। तो दो अलग अलग वाक्य हैं, ये नहीं है कि ये देखिए ये वाक्य इस पे आश्रित नहीं है। अगर हम मैं बोलूँ, केवल इतना बोलूँ परीक्षा में सफल नहीं हुआ, तो इसमें कोई आपको इस वाक्य में कोई संदेह लग रहा है? जैसे इसमें हो गया कि तो उत्तीर्ण हो जाओगे, तो आपको यहाँ पे जब ये मिश्रित वाक्य में देखिए, यहाँ पे क्या है कि जब मैं बोलूँ ये वाला वाक्य बोलूँ तो उत्तीर्ण हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको लग रहा है कि सर तो उत्तीर्ण यानी किसी बात को इंडिकेट करते हुए कह रहा है, लेकिन वो बात हमको नहीं पता है। तो उत्तीर्ण हो जाओगे, कब उत्तीर्ण हो जाओगे? या तुम मेहनत करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। तो यहाँ पे जो तो उत्तीर्ण हो जाओगे, ये वाक्य लग रहा है अधूरा अधूरा, यानी कि सर ये वाक्य किसी को इंडिकेट कर रहा है, किसी वाक्य को, और वो वाक्य हमको पता नहीं है। तो ये वाक्य आश्रित वाक्य है अपने प्रधान उपवाक्य पे। तो जो यहाँ पे क्या होता है, मिश्रित वाक्य क्या होता है कि वे वाक्य होते हैं जिनमें एक प्रधान उपवाक्य होगा, बाकी सभी ये जो है ये अपने जो आश्रित होते हैं, ये आश्रित उपवाक्य, ये अपना जो है ये आश्रित है अपने प्रधान उपवाक्य पे। तो यहाँ पे जो जिसमें कोई उपवाक्य आश्रित होता है, बिना इसके मैं बोलूँ तो उत्तीर्ण हो जाएगा, तो आपको कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा है, तो ये हो जाएगा मिश्रित वाक्य। यहाँ पे बिल्कुल अधूरा नहीं लग रहा, परीक्षा में सफल नहीं हुआ, आकाश ने बहुत मेहनत की, ये बिल्कुल अलग अलग वाक्य है। इसमें ऐसा नहीं कि परीक्षा में सफल नहीं हुआ, किसी पे आश्रित उपवाक्य है। तो इस तरीके से हम पहचानेंगे ये संयुक्त वाक्य है, और इस तरीके से पहचानेंगे ये हमारा क्या है, मिश्रित उपवाक्य। कुछ और प्रश्न लेके तो बिल्कुल इस चीज को आप क्लियर कर दूंगा मैं। आप कुछ एक दो प्रश्न और ले लेते हैं। जैसे ये हो गया कि अब यहाँ पे क्या है, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, वाक्य में कौन सा वाच्य है? आप याद रखिएगा। अब वाक्य को हमको पता चल गया, रचना दृष्टि तीन होते हैं, संयुक्त होते हैं, सरल होते हैं और मिश्रित होते हैं, ये तो पता चल गया। अब आप थोड़ा सा और जान लेते हैं वाच्य के बारे में। आप कंफ्यूज होंगे, आपको लगेगा कि सर वाक्य वाच्य एक ही होते हैं, एक नहीं होते हैं। वाच्य अलग चीज होता है और वाक्य अलग चीज होता है। याद रखिए, वाक्य अलग चीज होता है, वाच्य अलग चीज होता है। अब हम थोड़ा सा वाच्य के बारे में जानेंगे। मैं इसलिए दोनों प्रश्न को ले लिया क्योंकि आप दोनों कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं अगला वाक्य ले लिया और वाच्य आ जाएगा, तो आप वाक्य वाच्य को एक ही समझ लेंगे, इसलिए मैंने एक ही प्रश्न ले लिया था एक ही स्लाइड में। तो यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे ये है कि मेरे द्वारा, आप इसे ये प्रश्न है कि मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। अगर ये वैसे पूछे वाक्य कौन है, तो आप बोलेंगे सर ये सरल वाक्य है। वाक्य अगर पूछे सरल वाक्य है, लेकिन अगर वाच्य पूछ ले कि वाच्य कौन सा है, तो इसमें क्या हो जाएगा। अब वाच्य के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो वाच्य होता है, थोड़ा समझिए कि अच्छा, इसमें थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसमें वाच्य कौन है। तो इसमें जो वाच्य ये कौन है, कर्म वाच्य। कर्म वाच्य क्या है, अब यहाँ पे चाहे लड़की हो चाहे लड़की हो, लड़का भी बोलेगा मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तो अब चाहे लड़का बोल रहा है तो भी ये इसके लिंग में पढ़ी गई, ऐसा नहीं कि पढ़ा गया बोल रहा है। अगर मेरे द्वारा लड़की बोल रही है तो भी मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तो भी इसके लिंग के अनुसार इसके कर्म में कोई जो है क्या कहते हैं बदलाव नहीं आ रहा इसके इसमें। तो इसी तरीके से हम देखेंगे ये कर्म पे आधारित है। अभी थोड़ा सा इसको समझेंगे, अभी आप इसको बहुत ज्यादा जोर मत दीजिए दिमाग पे, अभी समझेंगे तो आसानी समझ में आ जाएगा। जैसे आप समझिए, उसके बाद में इसको थोड़ा सा आपको इसको करवा लेते हैं, उसके बाद उसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। वाच्य होते क्या है, ये आपसे डिफिनेशन पूछा जाएगा कि क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि वाक्य में क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता कर्म या भाव से है। यानी वो जो क्रिया हो रहा है कि मेरे द्वारा पढ़ा जाए, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तो ये जो क्रिया है इसका प्रभाव या इसका असर किस पे पड़ रहा है, ये जो है आपके कर्म पे पड़ रहा है, ये कर्म पे पड़ रहा है, या इसके क्रिया पे पड़ रहा है, या इसके भाव पे पड़ रहा है। तो ये हमको पहचानना होता है कि किसी भी क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि वाक्य में क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता से है, कर्म से है या भाव से। जैसे एग्जाम्पल देख मैं समझा देता हूँ। अब थोड़ा सा हम समझते हैं। यहाँ पे पहला होता है जो वाच्य तीन प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य,
कर्मवाच्य और भाववाच्य। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, बोलेंगे सर 3 प्रकार के होते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते थे, 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। मैं वाच्य पूछूं, वाच्य कितने प्रकार का, आप भी बोलेंगे सर वाच्य भी 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। ये 3 एक चीज याद रखना है। परिभाषा क्या है कृतवाच्य का, तो जिस वाक्य में कर्ता मुख्य हो, कर्ता मुख्य हो, क्रिया और कर्ता के लिंग वचन एवं पुरुष के अनुसार हो, यानी ये जो क्रिया है जा रही है, ये क्रिया है और ये किसके अनुसार हो, ये कर्ता के अनुसार हो, कर्ता के अनुसार। जैसे अगर यहाँ लड़कियां बाजार जा रही हैं, अगर यहाँ पे मैं इसको ये कर्ता, यहाँ पे अगर मैं इसको लड़का चेंज कर दूं तो लड़का या लड़के बाजार जा रहे हैं, तो यहाँ पे देखो जैसे मैंने इस कर्ता को चेंज किया, लड़के की जगह मैं लड़का लगा दिया, लड़के बाजार जा रहे, तुरंत यहाँ पे क्या हुआ, इसकी क्रिया में बदलाव आया, रहे की जगह पे रहे हो गया, तुरंत आया। तो आप समझिए इस चीज को कि यहाँ पे जैसे मैंने इस कर्ता को बदलाव किया तो खट से इसकी क्रिया में बदलाव आ जाएगा। लड़की थी तो लड़कियां बाजार जा रही हैं, तो रही हैं। अब मैं लड़कियां की जगह लड़के कर दिया, लड़के बाजार जा रही हैं, थोड़ी होगा लड़के बाजार जा रहे हैं। तो खट से जैसे मैंने कर्ता में बदलाव किया, खट से क्या हुआ, इसकी क्रिया में भी बदलाव हो गया। यानी कुल मिला के इसकी जो क्रिया में बदलाव हो रहा है वो किसके आधार पे हो रहा है, क्रिया में जो भी बदलाव हो रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिए, तो क्रिया में जो भी बदलाव हो रहा है वो डायरेक्ट कर्ता के अनुसार हो रहा है। तो जब क्रिया में कोई बदलाव कर्ता के अनुसार हो तो वहां पे कौन सा होगा, कृतवाच्य होगा। यानी जब कर्ता मुख्य हो और क्रिया जो हो कर्ता के लिंग वचन एवं पुरुष के अनुसार बदलाव हो तो बोलेंगे वहां पे कौन सा भैया, कृतवाच्य है। अब इसमें देखिए, अब इसमें दूसरा कर्मवाच्य क्या है कि जिस वाक्य में कर्म मुख्य हो, इसमें कर्ता मुख्य था, कर्ता के अनुसार बदलाव आता था क्रिया में, इसमें कर्म के अनुसार बदलाव है, कर्ता के, कर्ता आप चाहे इतना चेंज कर दीजिए, और उस कर्म के मुख्य हो और उसी के आधार पे क्रिया के लिंग वचन एवं पुरुष कर्म के अनुसार उसमें बदलाव हो। जैसे इसमें क्या है, इसमें कर्म क्या है, बाजार जाया जा रहा है। अब इसमें क्या है, लड़कियों द्वारा बाजार जाया जा रहा है। तो अब देखिए लड़कियों द्वारा बाजार जाया जा रहा है, अब यहाँ पे मैं लड़के का तो लड़कों द्वारा बाजार जाया जा रहा है। अब मैं लड़कियों की जगह लड़का कर दिया, लड़कियों की जगह मैं क्या कर, लड़का, लड़की थी मैंने लड़का कर दिया, कि लड़कों द्वारा बाजार जाया जा रहा है। अब मैंने लड़कियां थी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लड़की थी, तब भी क्या इसका क्रिया में बदलाव आया, क्रिया में क्या था कि जाया जा रहा है। मैं इसको लड़का बना देता हूँ, लड़कियों था तो मैंने लड़कों बना दिया, लड़कों द्वारा बाजार जाया जा रहा है। ऐसा थोड़ी कि लड़कों द्वारा बाजार जाया जा रही है हो जाता है, नहीं ना, तो लड़कों द्वारा बाजार जाया जा रहा है। अब मैंने लड़की की जगह मैंने ये जो कर्ता लड़की थी इसको मैंने लड़का बना दिया, मैंने कर्ता को बदल दिया, फिर भी इसके क्रिया में बदलाव नहीं आ रहा है। यानी कर्ता को बदलने पर भी क्रिया में बदलाव नहीं आ रहा है। इसका अर्थ है सर ये कर्ता इसमें मुख्य नहीं, क्योंकि अगर कर्ता मुख्य होता तो कर्ता के अनुसार बदल जाता, इसका क्रिया नहीं बदलाव हो रहा है। यानी इसमें क्यों, कौन सा प्रमुख है, इसमें जो प्रमुख है वो हमारा बाजार प्रमुख है। बाजार, बाजार कर्म को बदलेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्रिया में बदलाव हो जाएगा। तो जहाँ पे कर्ता मुख्य ना वहाँ पे कर्म मुख्य होगा और वहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्म वाच्य हो जाएगा, इसको ध्यान देना है। ऐसे भाववाच्य क्या होगा, जिसमें भाव की प्रधानता हो कि हमसे वहां नहीं ठहरा जाता। अब यहाँ पे उसका एक, उसकी एलिजिबिलिटी, उसकी योग्यता को दिखाया जा रहा है, यानी उसके भाव को दिखाया जा रहा है, वो कुछ कहना चाहता है, उसका भाव क्या है कि हमसे वहां ठहरा नहीं जाता। तो जहाँ पे उसकी योग्यता को, उसकी भाव को, उसके हृदय के भाव, जो उसकी हृदय के जो भाव हो, उसकी जो क्या कहते हैं योग्यता वगैरह हो, उसको दिखाया जाए। यानी यहाँ पे क्या होगा भैया कि यहाँ पे भाव ही मुख्य होता है और यह हमेशा अकर्मक क्रिया होता है, यहाँ पे कर्म नहीं है। देखिए यहाँ पे हमेशा कर्म है, देखिए कर्मवाच्य जो होता है इसमें कर्म हमेशा होता है, क्योंकि इसमें कहाँ क्या नहीं जाया जा रहा है, बाजार नहीं जाया जा रहा है, यहाँ पे कर्म दिया है, इसमें कर्म नहीं है। क्या नहीं ठहरा जाता, क्या ठहरा जाता है, इसमें प्रश्न का जवाब ही नहीं मिल पा रहा, तो यहाँ पे कर्म नहीं है, यहाँ पे कर्म नहीं है, तो यहाँ पे भाववाच्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाववाच्य। तो कुल मिला के आपको जैसे ही आएगा आप जो है कर्तावाच्य कर्मवाच्य को पहचान ही लेंगे, या तो कर्तावाच्य दोनों को पहचान, अगर दोनों नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कौन होगा, भाववाच्य हो गया। तो इस तरीके से ये एक प्रश्न इसमें से आना बिल्कुल श्योर है, आप इसको एकदम सीख लीजिए, मैं इसलिए बहुत समय लगा दिया इसको सिखाने में। एक और प्रश्न कर लेते हैं, जैसे ये हो गया कि वाक्य के जिस अंग में, याद रखिए, वाक्य के जिस अंग में क्रिया कर्म आदि होते हैं उसे क्या कहते हैं, वाक्य के जिस अंग में
क्रिया होंगे, कर्म होंगे, उसे क्या कहते हैं। देखिए वाक्य को जो हम बांटते हैं दो प्रकार से बांटते हैं। हम ये जो मान लेते पूरा वाक्य है, जैसे कि रमेश खाना खाता है, खाना खाता है, ये है। तो यहाँ पे जो रमेश है ये हमारा कर्ता होता है, और इसके बारे में जो भी बातें कही जाती है उसको विधेय बोलते हैं। विधेय में क्या होता है, आपका कर्म होता है, आपका क्रिया होता है, आपका सहायक क्रिया होता है, यही तो होता है कि नहीं। तो कह रहा कि वाक्य के जिस अंग में क्रिया हो, कर्म हो, उसे क्या कहेंगे, तो जाहिर से उसे विधेय कहेंगे। क्या कहेंगे, विधेय। कि कर्ता क्या होता है, जिसके बारे में कही जाती है, और कर्ता के बारे में जो भी कुछ कहा जाता है वो क्या होता है, वो क्रिया और कर्म इससे संबंधित होता है, तो विधेय हो जाएंगे। थोड़ा इसको और डिटेल्स जान लेते हैं, ठीक। तो आपको याद रखना है कि भैया वाक्य के जिस अंग में क्रिया कर्म आदि होते हैं उसे विधेय कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य जिसको कर्ता बोलते हैं, उद्देश्य को ही कर्ता बोलते हैं। उद्देश्य, कथन और विधेय दो तरीके से बांटते हैं। उद्देश्य कथन क्या होता है, ये कर्ता अथवा कर्ता का विस्तार, एवं विधेय कथन में क्रिया का विस्तार, कर्म का विस्तार आदि समझ। उद्देश्य में क्या होता है, कथन। उद्देश्य के बारे में क्या होता है, जो कर्ता। विधेय क्या होता है, ये कर्ता का विस्तार होता है, या विधेय कथन में क्रिया का विस्तार हो गया, कर्म का विस्तार होता है विधेय में, यही होता है। विधेय को क्रिया का आवश्यक अंग माना जाता है, और विधेय का आवश्यक अंग क्रिया है। यानी विधेय में क्रिया बिना विधेय संभव ही नहीं है। विधेय में क्रिया का होना अति आवश्यक होता है, इसको आवश्यक अंग माना जाता है। क्रिया वे शब्द होते हैं जो किसी कार्य के होने अथवा करने, किसी वस्तु स्थिति का बोध कराते हैं। ये आपको याद रख लेना है, ठीक। चलो अब थोड़ा जानते हैं उपवाक्य क्या होते हैं, विशेष क्या होते हैं, उद्देश्य क्या होते हैं। थोड़ा सा चीजों को आप समझ लेंगे तो आसानी होगा। उपवाक्य क्या होते हैं, उपवाक्य वाक्य का अंश होता है। उपवाक्य क्या होता है, वाक्य का अंश होता है। जैसे कि ये हो गया कि एक कोई आप मैं उदाहरण लेता हूँ, जिससे चलिए अभी मैं बता दूं। वाक्य जैसे कि मैंने कहा कि वह गधा है, तो ये मैंने कहा मुख्य वाक्य, और वह गधा ये उपवाक्य। तो ये वाक्य का ही क्या होता है, अंश होता है। और इसमें वह गधा, इसमें देखिए आपका उद्देश्य भी होता है और विधेय भी होता है। विशेष क्या होता है, विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। विशेष या तो संज्ञा रूप होता है या फिर क्रिया रूप होता है। जैसे इसमें विशेष क्या होता है, तो हाँ, तो इसमें होता है ना कि जैसे कि काला घोड़ा तेज दौड़ता है। तेज कौन दौड़ा है, काला घोड़ा। तो जिस शब्द की विशेषता बताया जाता है, जिस जिस भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताया जाता है, वही हमारा विशेष कहलाएगा, ठीक। चलिए आगे थोड़ा जानते हैं। उद्देश्य क्या होता है, तो उद्देश्य पता है, जिसके बारे जो कर्ता हमारा होता है उद्देश्य, यानी जिसके बारे में विधेय हो या जिसके बारे में कोई बातें या कथन कही जा रही है, वही हमारा उद्देश्य होता है। ये तो आसानी से आपको पता है। वाक्य क्या होता है, थोड़ा समझ लीजिए कि शब्दों का वह व्यवस्थित रूप जिसमें विचारों का आदान प्रदान होता है। एक सामान्य वाक्य में कर्ता कर्म क्रिया होते हैं, ये पता है। कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद, कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद ये होते हैं, उद्देश्य और विधेय होते हैं। उद्देश्य क्या होता है, जिसके बारे में बातें कही जाए। विधेय क्या होता है, जो बातें की जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे रोहन कलकत्ता में रहता है, तो रोहन के बारे में बातें हो रही कि इस कलकत्ता में रहता है, तो रोहन हमारा उद्देश्य हो जाएगा। और जो इसके बारे में बातें कही जाए कलकत्ता में रहता है, यह हमारा विधेय हो जाएगा। तो ये उद्देश्य और विधेय को समझ लेना बेहद जरूरी है। अगला प्रश्न को लेते हैं कि हम कल दिल्ली जाएंगे। हम कल दिल्ली जाएंगे, वाक्य में उद्देश्य क्या है, वाक्य में उद्देश्य क्या है। तो कौन जाएंगे, हम जाएंगे। उद्देश्य क्या होता है, कर्ता। उद्देश्य का अर्थ क्या होता है, कर्ता, काम करने वाला। कौन कल दिल्ली जाएगा भैया, हम जाएंगे। तो काम कौन करेगा, हम करेंगे। दिल्ली जाने का काम कौन करेंगे, हम करेंगे। तो जो कर्ता होता है वही उद्देश्य होता है। तो कौन कल दिल्ली जाएंगे, तो हम जाएंगे। कौन जाएंगे, हम जाएंगे। इस तरीके से हम उद्देश्य और कर्ता को आसानी से पहचान लेंगे। तो ये वीडियो फिलहाल यही रखते हैं, अगले क्लास में हम थोड़ा सा जान लेंगे, थोड़ा सा इसको एनालिसिस कर ही देते हैं। अब इसका जब की पॉइंट दिया है कि हम कल दिल्ली जाएंगे, वाक्य में उद्देश्य में हम है कि हम ही करता है, हम ही जो करता है, तो हम ही क्या बोला जाएगा, उद्देश्य बोला जाएगा। विधेय क्या है, जिसके बारे में जो बातें कही जा रही, कल दिल्ली जाएंगे तो ये विधेय हो जाएगा। तो इस तरह की चीजों का आपको कर लेंगे, ठीक। बाकी अगले क्लास में हम फिर से पढ़ेंगे जो जरूरी चीजें है कि सर अर्थ के अनुसार वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। फिर हम चर्चा करेंगे कि जो है जो संयुक्त, सरल और मिश्रित वाक्य, इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न कर लेंगे अभ्यासों की। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो इसको हम कल निपटा देंगे। बाकी हमने वाक्य को थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन ही दे दिया है कि चीज़ों कैसे पहचानेंगे। वाक्य हमने सीख ही लिया। हमने सीख लिया कि वाक्य के जो अंग होते हैं उद्देश्य और विधेय, तो इसको कैसे पहचानेंगे, इससे प्रश्न पूछ लेगा। साथ में अगर पैसेज में आ गया इस तरीके से, जैसे पहला प्रश्न
वाला प्रश्न हमारा आया था कि यदि पैसेज में आ गया कोई समानार्थी शब्द तो उसको कैसे हम पहचानेंगे। उसका भी अर्थ ये होता है कि आपसे इनडायरेक्टली रूप से समानार्थी शब्द पूछेगा। तो 2-3 चीज़ें हमने सीख लिया, वाक्य के बारे में हमने भी सीख लिया कुछ। तो ये क्लास आज यहीं रखते हैं, बाकी एक और क्लास इस पे लेंगे वाक्य पे। और जो सरल वाक्य संयुक्त और मिश्रित वाक्य में आपको कन्फ्यूजन होता है, बिल्कुल मैं आपके सामने एक ट्रिक लाऊंगा और इसको क्लियर कर लूँगा। फिर वाक्य से बस यही प्रश्न पूछे, वाक्य से 2 ही 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए वाक्य से प्रश्न क्या पूछे जाएंगे, थोड़ा सा आप इसको ध्यान दीजिएगा। वाक्य में पहला तक पूछा जाएगा आपसे, वाक्य से अगर प्रश्न आएगा तो मुश्किल से वाक्य से 3 से 4 प्रश्न आते हैं। और प्रश्न कैसे, पहला तो यही पूछा जाएगा, प्रकार पूछा जाएगा, अर्थ के आधार पे, रचना के आधार पे, जो मैं कल बता दूंगा प्रकार। तो अर्थ के आधार पे, रचना के आधार पे प्रकार पूछा जाएगा। दूसरा पूछा जाएगा वाच्य पूछा जाएगा, बताइए इसमें कृतवाच्य है कि कर्मवाच्य है या भाववाच्य है, तो ये 2 पूछा जाएगा। तीसरा पूछा जाएगा, कोई पैसेज दे देगा, उसी से कोई एक संबंधित ये दे देगा, बोलेगा बताइए इस वाक्य में ये जो शब्द रेखांकित शब्द है समानार्थी इसका बताइए, इसका विलोम बताइए, तो ये पूछा जाता है। तीसरा जो सबसे माफ करिए, जो चौथा सबसे हम पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा आपसे, क्या कहते हैं कि सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और जो मिश्रित वाक्य हैं, इसमें कोई एक दे देगा और बोलेगा बताइए इसमें पहचान, इसमें कौन सरल वाक्य है, कौन संयुक्त वाक्य है और कौन सा इसमें हमारा मिश्रित वाक्य, ये आपसे पूछा जाएगा। साथ में अंतिम आपसे एक यही चीज पूछ सकता है बिल्कुल, यदि सरल प्रश्न बनाना होगा इसमें उद्देश्य बताइए क्या है और इसमें बताइए विधेय क्या है, तो जो मैंने आपको बता ही दिया हूँ। तो ये चीजें आज यही रखते हैं। बाकी हाँ, आपसे ये क्वेश्चन, यदि आप जो है आपके पास कोई किताब वगैरह ना हो हिंदी की, तो ये एक किताब आती है यूनिवर्सल पब्लिकेशन, जिसमें अच्छे से एक्सप्लेन थ्योरी के साथ जो है अपना क्या कहते हैं MCQ एक्सप्लेन होते हैं, ये ले सकते हैं। यदि आप नहीं ले पा रहे पैसे की वजह से तो आप हमको ये व्हाट्सएप करिएगा 9616158738, इस पे हमको व्हाट्सएप करिएगा। मैं आपको इसका PDF बिल्कुल जो है इजीली अवेलेबल करा दूंगा और आप इसको साथ में पढ़ते रहिए। बाकी मैं बीच बीच में थोड़ा सा बस मेरी यही कोशिश रहेगी आपका ध्यान आकर्षित करा सकूँ, आप ये चीज़ छोड़ रहे हैं, ये चीज़ पकड़ लीजिए और इस तरीके इसमें जो कन्फ्यूजन हो रहा है इसको इस तरीके से हैंडल करते चलिए। तो मेरी बीच में यही गाइड रहेगी। तो ये वीडियो यही रखते हैं। आपको ये क्लास कैसे लगा कमेंट में जरूर बताइए, जिससे हम भी थोड़ा सा मोटिवेट हुए। और हाँ, अपने दोस्तों जरूर इस क्लास को शेयर करके हमें हिम्मत दीजिएगा। सुन क्लास